अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 10 इनपुट एंड आउटपुट के प्रोग्राम को डिस्कस करूंगी। प्रोग्राम नंबर हमारा 10.1 है। इससे आने वाली वीडियोस में मैं 10 चैप्टर के सारे प्रोग्राम्स को कवर करूंगी। 10 चैप्टर के, 11 चैप्टर के, 12 चैप्टर के, 13 एंड 14 चैप्टर के। ठीक है। 10.1 का ये प्रोग्राम समझने से पहले हमारा एक टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर का। ये टॉपिक हम चैप्टर में 11 में डिस्कस करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे प्रोग्राम में लिखी हुई स्टेटमेंट्स के फ्लो को एग्जीक्यूशन के वक्त देखता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हमारे स्टेटमेंट, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितनी स्टेटमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सातों के सातों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूशन के वक्त कंट्रोल करता है। इनके फ्लो को वो कंट्रोल करेगा कि कैसे एग्जीक्यूट करवाना है इन स्टेटमेंट्स को। ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला होता है, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है हमारे पास सिलेक्शन, एक होता है हमारे पास लूप। ठीक है ना। सीक्वेंस का मतलब है, सीक्वेंस में हम लोग अपने प्रोग्राम को तरतीब के साथ लिखते हैं और हमारा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होता है तरतीब के साथ ही होता है। सेक्शन में हम अपने प्रोग्राम में कंडीशन लगा देते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में 2 कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो एक कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाला कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और लूप में हम लूप लगा देते हैं अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि जिस स्टेटमेंट को हमने एक से ज़्यादा रिपीट करना होता है हम उसके ऊपर लूप लगा देते हैं। ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे प्रोग्राम में, अब ये देखिए मेरे प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम में लिखी हुई जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनके एग्जीक्यूशन के दौरान उनके फ्लो को कंट्रोल करता है कि इस प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। अगर प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हमने सीक्वेंस से लिखी हुई है, इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा। एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशन लगाई है, क्या लगाई है? कंडीशन। ठीक है। तो कंडीशन को देखकर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन को देखकर। और लूप का मतलब क्या है? लूप में अगर हमने लूप यूज़ किया हुआ तो हमारे प्रोग्राम की जिस स्टेटमेंट पे हमने लूप यूज़ किया हुआ है, जिन स्टेटमेंट्स पे हमने अपना लूप यूज़ किया हुआ है, उन स्टेटमेंट्स को वो रिपीट करेगा। अब ये जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में जितने प्रोग्राम्स भी है, सारे के सारे प्रोग्राम्स वर्किंग करें सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है। हम 10 चैप्टर में जितने प्रोग्राम्स अभी देखेंगे तो 10 चैप्टर के प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट हो गए। इससे आने वाले चैप्टर में 11 में हम सेक्शन वाइज देखेंगे कैसे हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, और 12 में लूप लगा के देखेंगे हमारे प्रोग्राम लूप के अकॉर्डिंग कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब 10.1 का पहला प्रोग्राम है राइट अप प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम लिखना है डेटा डिस्प्ले या मैसेज, आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है और साथ ही साथ वैल्यूज ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर वेरिएबल। आपने कैरेक्टर इंटीजर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है और एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। सबसे पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम इंटीजर, फिर हम एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाएंगे कि स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले होगा। अब देखिए सबसे पहले आपकी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h। ये सेम आपने SCR प्रोग्राम के ऊपर लिखनी है। हैश का साइन, इंक्लूड का आई आपका छोटा हो, stdio का STDIO सब कुछ छोटा हो, H भी आपका छोटा हो, H के बाद ये पहले सॉरी ये फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। ठीक है। इसके बाद नीचे वाली लाइन में हैश इंक्लूड कौन IO.h, हमने ये 2 हेडर फाइल इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। stdio.h हेडर फाइल हम इससे हमने इंक्लूड किया है क्योंकि हमें नीचे यूज़ करना है प्रिंट एफ का फंक्शन। ठीक है ना। प्रिंट एफ के फंक्शन के लिए इन फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई इस हेडर फाइल में। और हैश इंक्लूड कौन IO.h हमने इसलिए हेडर फाइल इंक्लूड किया है क्योंकि हम नीचे यूज़ करें 2 फंक्शन, एक करिए स्क्रीन का और एक प्रिंट एफ का सॉरी एक getSH का फंक्शन। इन 2 फंक्शंस के लिए हम यूज़ करेंगे कौन IO.h हेडर फाइल को। ठीक है। क्योंकि इनकी डेफिनेशन इन हेडर फाइल में पड़ी हुई है। फिर हमारे मेन फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के बाद मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला हुआ, लेकिन अब बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शन है करियर स्क्रीन, इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। कैसे ये भी एक फंक्शन है, इसके बाद भी क्या स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम उस फंक्शन के एंड पे नहीं डालते जिसके नीचे उसकी बॉडी होती है। ठीक है। अब वॉइड मेन के नीचे इसकी बॉडी है, ये जो करी बेसिस के अंदर बंद है स्टेटमेंट सारी किससे रिलेट कर रही है? वॉइड मेन से रिलेट कर रही है। तो इसलिए हमने वॉइड मेन के एंड पे हमने करी वो सॉरी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला हुआ, लेकिन करियर स्क्रीन के एंड पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला हुआ क्योंकि इसके नीचे इसकी बॉडी नहीं है, getSH के नीचे भी इसकी बॉडी नहीं है। अब ये मेन फंक्शन, ये करियर स्क्रीन फंक्शन, ये getSH फंक्शन सारे बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। जो पहले से प्रोग्राम के अंदर प्री डिफाइन है, जिनका मकसद, जिनका मतलब पहले से प्री डिफाइन है कि ये हम इन फंक्शन को इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने क्या करवाया था, प्रिंट मैसेज
इंटीजर और कैरेक्टर। मैसेज को प्रिंट करवाने के हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इंटीजर हमने प्रिंट करवाना है। अब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम एक इंटीजर करवा रहे हैं प्रिंट 10। हमारा इंटीजर क्या है 10। इस 10 को प्रिंट करवाने से पहले यानी कि प्रिंट एफ 10 लिखने से पहले हमने 10 को ऊपर डिक्लेयर करना है। ठीक है, हमने जिन इंटीजर यहाँ यानी कि हमें इंटीजर 10 प्रिंट करवाना है। 10 को प्रिंट करवाने से पहले हमने इसको पहले डिक्लेयर लाजमी करना है। सेम अगर हमने एक करैक्टर प्रिंट करवाना है, अब करैक्टर यहाँ इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम ये स्टैटिक का साइड प्रिंट करवा रहे हैं। 10 के ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा, तो इसको प्रिंट करवाने से पहले नीचे प्रिंट आपकी स्टेटमेंट में लिखने से पहले हमने इसको ऊपर लाजमी डिक्लेयर कर देना है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। ठीक है, अब 10 को हमने यूज़ करना है। देखिए नीचे लिखा हुआ ना प्रिंट एफ में एन लिखा हुआ है। हमने इस 10 को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो हमने पहले इसको इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया। डिक्लेयर कैसे करेंगे, पहले अपनी इंटीजर डाटा लिखनी है आपने। इंटीजर डाटा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 10 को प्रिंट करवाना है। अब 10 क्या है, 10 एक पॉइंट के 11वां नंबर है, डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं है। डेसिमल पॉइंट नंबर को प्रिंट डेसिमल पॉइंट नंबर ना हो, सिंपल इंटीजर वैल्यू हो, तो इंटीजर के हम इंटीजर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सॉरी डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर हम एक अपने वेरिएबल के नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एन नाम दिया हुआ है, आप ए बी सी डी ई एफ कोई भी एक नाम अपने वेरिएबल का हमें दे सकते हैं। उस वेरिएबल के अंदर हमने 10 को स्टोर करवा दिया, यानी कि मेमोरी में जाके एन वेरिएबल ने जगह ले ली और जाके वहाँ पे 10 स्टोर हो गया। ठीक है, यानी कि मेमोरी में 10 हमारा क्या हो गया, स्टोर हो चुका है। सेम नीचे हमने एक करैक्टर हमने प्रिंट करवाया, तो करैक्टर प्रिंट करने के हमने डाटा टाइप करैक्टर यूज़ की। एक हमने यूज़ किया अपना यहाँ पे वेरिएबल CH। आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। आपका ये सेमेंट ऑपरेटर, ये करैक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी करैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने स्टैटिक यूज़ किया तो स्टैटिक को सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। अब 10 की वैल्यू एन में चली गई है और ये स्टैटिक की वैल्यू CH में आ गई है। हमने क्लियर स्ट्रिंग का यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया। क्लियर स्ट्रिंग का फंक्शन इससे यूज़ करते हैं कि वो प्रीवियस आउटपुट को रेज कर दे। ठीक है, यानी कि जो हमें अभी के आउटपुट दिखाए, करंट आउटपुट हमें दिखाए, प्रीवियस आउटपुट को हमें ना दिखाए, इसलिए हम क्लियर स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब प्रिंट एफ, अब हमारे प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, टेस्टिंग आउटपुट। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। देखिए डबल कोट्स में लिखा हुआ है मैंने टेस्टिंग आउटपुट, ये चीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी टेस्टिंग आउटपुट, और साथ में ये डॉट के 3 डॉट है, ये भी 3 डॉट प्रिंट हो गया आगे एंड पे स्टेटमेंट हमें डाला हुआ है। फिर हमने प्रिंट एफ करवाना है एक नंबर, सॉरी इंटीजर प्रिंट एफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉर्म डबल कोट्स के अंदर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए। ठीक है ना, यानी कि प्रिंट हम मैसेज को हम इस तरह से प्रिंट करवाएंगे। और अगर इंटीजर को प्रिंट करवाने के हमने क्या काम किया है, हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया है %d हमने इससे यूज़ किया क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर हमारी डाटा टाइप थी। इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर डी होता है, डी या आई। ठीक है, तो इस तरह %d यूज़ किया फॉर्मेट स्पेसिफाई, इसको हमने लिखा डबल कोट्स में, क्योंकि डबल कोट्स में जो लिखा होता है वही प्रिंट होता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि डबल कोट्स में जो लिखा होता है फॉर्मेट स्पेसिफाई वो प्रिंट नहीं होता, लेकिन उनकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, %d का वेरिएबल क्या था ऊपर, %d यानी कि इंटीजर का ऊपर हमारे पास वेरिएबल है n। ठीक है, n में वैल्यू क्या पड़ी हुई 10, तो वो 10 प्रिंट होगी। सेम %d का वेरिएबल क्या है n में जो वैल्यू पड़ी हुई है भाई, n में तो पड़ा हुआ है 10, तो 10 हमारा प्रिंट हो के आ जाएगा। सेम नीचे हमने एक और प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की हुई है करैक्टर के लिए, तो हमें %c लिखा यूज़ किया हुआ है। तो करैक्टर के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफाई c यूज़ करते हैं, कोमा लगाते हैं बाद डबल कोट्स के अंदर आपने %c लिखना है, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने CH लिखना है कि ये यानी कि करैक्टर का जो वेरिएबल था CH, क्या था ऊपर वेरिएबल CH की वैल्यू क्या थी, ये स्टैटिक, तो हमारे पास स्टैटिक क्या हो गया, प्रिंट हो गया। एंड पे हम गेट का फंक्शन यूज़ करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट की स्क्रीन है, जहाँ पे हमें आउटपुट शो नहीं है, वो होल्ड रहे, वो रुकी रहे। ठीक है, जब तक हम लोग खुद से कीवर्ड्स की बटन प्रेस ना कर दे, तब तक क्या हो, वो हमारी जो स्क्रीन है आउटपुट की वो ठहरी रहे, हम आउटपुट को देख सकें। ठीक है, तो ये सिंपल से एक प्रोग्राम था नीचे इसकी वर्किंग लिखी हुई है कि प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। तो हमें पता चल गया ये प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम में सीक्वेंस वाइज वर्क करना है। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा, एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट, दूसरे के बाद तीसरी स्टेटमेंट। आप इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं कि एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरे के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन। क्योंकि सीक्वेंस वाइज है तो सीक्वेंस वाइज इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके फ्लो को सीक्वेंस वाइज ही कंट्रोल किया जाएगा।